हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल 2023 के सार संग्रह के बारे में। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो कल मैंने आपको मई 2023 का सार संग्रह कराया हुआ था, जिसमें 130 क्वेश्चन दिए गए थे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और बारीकी से सभी क्वेश्चन को समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो पोर्शन दिया जाता है वो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें क्या है कि किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है। तो मालिनी चंपा, ठीक है। अंग की राजधानी हुआ करता था चंपा, आपको पता होगा। तो यहाँ पे पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है चंपा। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता रहता है। कंडोपनिषद, ठीक है। कंडोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच संवाद के बारे में उल्लेख मिलता है। और ये आप जब स्टार्टिंग के एनसीईआरटी के क्लास पढ़े होंगे, क्लास 6 या 7, तो हिंदी में आपको ये देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कई ऋचाओं में प्रयुक्त जो अधन्य है शब्द संबंधित है। अधन्य शब्द गाय के लिए इस्तेमाल किया गया। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो बोगज कोई से। बोगज कोई, ये चीज़ आपको याद रखना है, बोगज कोई, जो कि जम्मू कश्मीर से ये प्राप्त हुआ है। अगला क्या है कि सत्यकाम जयाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये छंदोगय उपनिषद से, ठीक है, छंदोगय उपनिषद से ये हमें चीज़ देखने को मिलता है, उल्लेख मिलता है। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसकी संस्कृति से फारसी में अनुवाद किया था। किसका? संस्कृत, एक्चुअली यहाँ पे होगा किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, संस्कृति नहीं, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। तो अथर्ववेद का, ठीक है, अथर्ववेद का किसने किया? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ये नाम याद रखना है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये समकालीन थी एलिजाबेथ प्रथम 1858 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। और ये आपको पता है कि जो अकबर थे उनके समकालीन थी। एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति की मुहर लगाई थी और उसका नाम नगरी अक्षरों में अंकित कराया था। तो मोहम्मद गौरी। लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाया था मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहक्रम धर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र है। वो पत्र कौन सा है? तो फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है, इसी के द्वारा लिखा गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं डिट्टो के डिट्टो, मतलब एग्जाम्स में भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं होता है, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन देखा सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए अगस्त, ठीक है, अगस्तस से, ये ध्यान रखना, अगस्तस से। चलिए, तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की यूज़फुल कंटेंट डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न ये है जो कि हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो भी घटनाएं हैं। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? तो ये जो कथन है वो जवाहरलाल नेहरू का है, JLN का है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ से हमेशा एक प्रश्न देखने को मिलता रहता है, या फिर कभी कब पूछेगा, कहाँ पूछेगा, अध्यक्ष पूछा जाता है, तो हमेशा रिपीट होता रहता है। तो ध्यान रखिए 1920 में बम्बई में हुआ था और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्षता की हैं? भारत के वृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इनका जो संबंध होगा 3 बार, ठीक है, 3 बार, 1886, 1893 और 1906, 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की थी? तो क्लीमेंट इटली थे, क्लीमेंट इटली थे। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न कल की वीडियो में मैंने देखा था, JB कृपलानी, ठीक है, JB
कृपलानी। इसके बाद अगला है कि किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय माने जाते हैं और इन्हीं के समय 1857 की घटना घटी थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, 10 लाख व्यक्ति, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है क्या है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व किस राजनीतिक दल को सरकार सत्तारूढ़ थी? यानी क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी। ऐसे भी पूछा जाता है कि क्लीमेंट इटली का संबंध किस पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से था। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? ये जो कथन था वो जेएलएन का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, तो इसमें क्या है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? अंतिम रूप से जो पारित हुआ उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, पहला संशोधन कब हुआ जिससे अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था, ये ध्यान में रखना है। 10वीं अनुसूची 1985 में, जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता रहता है। अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी के बारे में जो बात कही जाती है वो आर्टिकल 17 में, 17 में। ठीक है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवैध संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो कि समाप्त किया गया। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो विधानसभा एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो ये होता है राज्यों की विधायिका में शामिल। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का एक मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? समिति का गठन किया था। यहाँ पे ध्यान रखिए, भगवान सहाय समिति का गठन किया था। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए? तो 6 महीने तक, 6 माह तक रोक सकती है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी जो प्रोटेम स्पीकर है राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। कि नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, क्वेश्चन भी वही है आपका, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया? तो विशेष उपबंधों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 371 में अलग अलग राज्यों के बारे में जिक्र किया गया। 371 में आपका हो जाता है महाराष्ट्र, गुजरात। 371 के क के अंतर्गत नागालैंड आ जाता है। 371 के जो बी है उसके अंतर्गत असम को रखते हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों की पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड 371 के बी ए के अंतर्गत आएगा, बी के अंतर्गत असम आता है, तो ये ध्यान रखना है। राइट, चलिए अगला है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। अब इसमें क्या है कि सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित होकर जाता है क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो यानी कि सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी पर बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित होकर के चला जाता है, उसको एल्बिडो कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर ने यह सिद्ध किया था, केपलर ने।
सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या नाम दिया गया? डॉग स्टार। डॉग स्टार नाम दिया गया, ठीक है, डॉग स्टार। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में क्या होंगे? अवरोही क्रम का मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। सबसे 4 सबसे बड़े ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी होती है? एक खगोलीय मात्रक जो होता है किसके बीच की औसत दूरी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है खगोलीय मात्रक, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय क्या है? तो इसको नक्षत्र वर्ष कहा जाता है, नक्षत्र वर्ष। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गर्म छत झारो पत्र मिलेगा, ये हमने ट्रिक आपको कई बार बताया। बाबा बुधगिरी जो पहाड़ी है किस फसल के लिए जानी जाती है? बाबा बुधगिरी पहाड़ी किस फसल के लिए जानी जाती है? तो कॉफ़ी के लिए जानी जाती है। बाबा बुधगिरी जो पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। एक्चुअली ये लोहा के लिए भी फेमस होता है, थोड़ा ध्यान रखिए, लौ आयस के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोड शेयरिंग, कोड शेयरिंग किस उद्योग के में उपयोग किया जाता है? कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो हवाई यातायात उद्योग में कोड शेयरिंग समझौता 2 अथवा 2 से अधिक एयरलाइंस कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके तहत वे कंपनियां एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन की पर्यावरण एवं जैव विविधता। इसमें है सबसे पहला प्रश्न कि वर्ष 1992 में प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूएनईपी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला है कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को फास्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनिसेंस कहा जाता है। तो ये 2 नाम याद रख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द दिया था? इकोलॉजी शब्द तो टॉन्सले ने दिया था, लेकिन डीप इकोलॉजी जो शब्द है वो आर्निज नेस ने दिया है, आर्निज नेस। ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शंस देख करके, ठीक है। भारत एवं नेपाल में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? सेव का उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? गिद्धों का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिद्धों का संरक्षण, ठीक है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर यानी प्रशांत महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो सिल्वर लवण को छिड़का जाता है, सिल्वर लवण को छिड़का जाता है। भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये बढ़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 29 जुलाई को, और हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, ठीक है। किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन अभाव मंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया था? किसने पता लगाया था? तो G.W. केंट मूर ने ये पता लगाया था। चलिए अब अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी की स्थापना जो है 1988 में की गई थी, इसे वैधानिक दर्जा, अच्छा ये कल भी क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, 30 जनवरी 1992 को। जो नाबार्ड होता है उसकी स्थापना 1982 में की गई थी शिवरामन समिति के द्वारा 12 जुलाई 1982 को। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 19 जुलाई 1969 को
इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? जो कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि मुद्रा जो अवमूल्यन होता है इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट आना, इसी को मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है? केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो आधार क्या होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? मतलब कि आधार वर्ष इसका क्या है? तो आधार वर्ष इसका जो कि 2000 शायद 12 मैंने कल बताया था ना, शायद 2012। आप एक बार देख लीजिएगा, 11 या 12 है, 11 या फिर 12 है। WPI तो हम जानते हैं जो कि 11-12 है, 11-12 है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डाउट में आ रहा है, तो एक बार आप देख लीजिएगा 11 या फिर 12 है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में होगा? तो अवमूल्यन। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है। अगला है कि खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग होता है? खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग होता है? मौद्रिक नीति का। यहाँ से एक प्रश्न ये है कि मौद्रिक नीति को कौन बनाता है और लागू करता है? तो आरबीआई करता है। ये ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है कि मौद्रिक नीति को कौन लागू करता है? आरबीआई। किस एजेंसी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? ये प्रश्न भी पूछा जाता रहता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका जो गठन है वो मई 1951 में किया गया था। आगे है कि सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। मनुष्य के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। एक्स क्या है? तो एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। ठीक है, HCl। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहा जाता है, अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो पलीहा को कहा जाता है, पलीहा को। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है? 20 से 120 दिन तक होता है, 20 से 120 दिन। अगला है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के कुछ जो अयस्क होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको ड्यूरालुमीन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय उपकरण को प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंग। ठीक है, सूक्ष्म तरंग। ताज़े पानी का हिमांक कितना होता है? हिमांक का मतलब होता है जो हम जिसको जमने की बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो ताज़े पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर यही फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है कि रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? तो रैखिक गति का संरक्षण। कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वायुयान के इंजन के प्रति मिनट परिक्रमण को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर वो सीधा रहता है तो दर्पण क्या होगा? तो दर्पण एक प्रकार का उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा। शिक्षा एवं बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान है। तो कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसे वो कहा जाता है उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है
कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। किस अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण जो इंद्रियां होती है वो विकसित हो चुकी होती है? 8 से 9 वर्ष तक। वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, राइट। नेक्स्ट, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। मुक्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था में अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति एक भावनात्मक प्रवृत्ति होती है जो कि अनुभवों के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। इसी को अभिवृत्ति कहा जाता है। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वन है कि किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो यूंग ने दिया। यूंग करके कोई साइकोलॉजिस्ट होंगे, इन्होंने दिया। एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कार्यकरण को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद है संप्रेषण और संचार। संचार की वह विधि जिसमें एक ही श्रोता को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है, क्या कहलाता है? तो जनसंचार। कल की वीडियो में भी ये था, जनसंचार। संचार रणनीति तैयार करने से पहले सूचना का संग्रह जिसके नाम से हो जाना जाता है वो कौन सा है? तो जनमत सर्वेक्षण। संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारों और शरीर की मुद्राओं के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है तो क्राइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, क्राइनेसिस। मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है? तो ये यांत्रिक संप्रेषण है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथा तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का विनिमय है। यह कथन है किसका? तो न्यूमैन तथा समर ने। संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है? कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो किस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सभी लोग याद कर लेना, ठीक है, किसका फुल फॉर्म क्या होता है, कहीं कहीं आपको ये बताना होगा। चलिए, अगला है कि श्रवण या फिर मौखिक कौशल एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके 3 भाग होते हैं। तो सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना, ये होता है। श्रवण या फिर मौखिक कौशल की प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले सुनना होता है, उसके बाद समझना, उसके बाद प्रतिक्रिया देना होता है। एक अच्छे प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित होता है। सबसे पहला होता है विषय वस्तु, रूपरेखा, पैकेजिंग और मानवीय जो होता है, मानवीय तत्व। जनसाधारण के 2 समूहों के बीच संबंधों और संपर्कों के बंध स्थापित करना क्या कहलाता है? तो जनसंपर्क कहलाता है। आर्थर पेज ने जनसंपर्क के कितने सिद्धांत बताए हैं? 7 सिद्धांत बताए गए। अब यहाँ पे आता है खेलकूद। खेलकूद शब्द के संबंध में देखिए क्या है कि 3 सेकेंड्स जो है खेल से संबंधित शब्दावली है। 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल में प्रत्येक खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। ईरानी कप का संबंध किस खेल से? ईरानी कप क्रिकेट से होता है। अपर कट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? बॉक्सिंग से। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? 8 क्रॉस लेंस होती है। खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल होता है। एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं, कलवर शायद है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ये शायद कल भी वीडियो में था। चाइनीज कट किस खेल से संबंधित है? चाइनीज कट का संबंध क्रिकेट से ही होगा। चाइनीज कट क्रिकेट से, ऊपर कट यानी अपर कट बॉक्सिंग से। अगला देखिए, नेक्स्ट वन है कि द वर्ल्ड बेनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बेनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है?
पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो केडी यादव ने जीता है। केडी यादव ने 1952 में समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था। ठीक है, रेसलिंग में पदक जीता। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित होता है, लॉन टेनिस से। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो कि कृषि से संबंधित है। तो कृषि संबंध में पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एटीपी चक्र प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो लिपमैन के द्वारा। ये प्रश्न भी कल ही देखे थे हमने। एटीपी चक्र प्रतिपादित किया गया था लिपमैन के द्वारा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड सबसे बड़ा उत्पादक देश है प्राकृतिक रबड़ का। मृदा का सर्वाधिक वायु द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? मृदा का सर्वाधिक वायु द्वारा कटाव राजस्थान में होता है। मृदा का सर्वाधिक जल द्वारा कटाव कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। जल द्वारा कटाव पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है न्यू लीफ किसकी एक किस्म है? न्यू लीफ भी कल की वीडियो में था। न्यू लीफ आलू की किस्म है। पादप एनाटॉमी के पिता किसको माना जाता है? तो ये ग्रेव को माना जाता है, ग्रेव। ठीक है, ग्रेव को। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है, हाँ ठीक है, तंबाकू की प्रथम जो संकर किस्म है वो कौन सा है? तंबाकू की प्रथम संकर किस्म को GTH1 के नाम से जानते हैं। GTH-I है, यहाँ पे 1 नहीं है, GTH-I है। ठीक है। ब्रोकली का वनस्पति नाम क्या है? ब्रोकली आपने देखा होगा, जैसे जो फूल गोभी होता है, फूल गोभी वाइट होता है, तो ब्रोकली जो कि पूरा ग्रीन होता है। वनस्पति इसका नाम है बी ओलेरेसिया वार इटालिका। ठीक है, ये होता है, थोड़ा नाम इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता दिया तो आप देख लीजिएगा। हाइट आइसिकल एक प्रजाति है किसकी? हाइट आइसिकल एक प्रजाति है किसकी? तो मूली की प्रजाति है। प्याज किस कुल से संबंधित है? तो प्याज जो होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं अमरीली डासी कुल से संबंधित होता है प्याज। कंप्यूटर ज्ञान के संबंध में देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो लैगआउट और मार्जिन का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं में अनुकूलित कर सकते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट वन है कि MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपर दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको किस व्यू का प्रयोग करना होगा? तो स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या फिर निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? तो बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही क्लियर होगा, मल्टीटास्किंग। ठीक है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे TCP का पूर्ण रूप क्या होता है? TCP का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करती है, जिसको हम लोग कहते हैं MICR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो रिकॉग्नाइजेशन होता है ये होता है। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सब हम कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द संबंधित है किससे? खोजी इंजन यानी सर्च इंजन से। सर्च इंजन जिस तरह से गूगल है उस तरह से ये सभी है। अब यहाँ पे विविध भी देख लेते हैं। विविध में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़। आपको नीचे कमेंट करके बताएं कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था, दोनों कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि भारत में नाट्यशास्त्र के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक कौन सा है? तो भरत मुनि द्वारा जो रचित नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया। भारत का सबसे पुराना थिएटर? तो लफेद फायर, प्लासी की लड़ाई से पहले ही भारत में पहला यूरोपियन थिएटर शुरू किया गया था। दूसरा थिएटर 1795 में खोला गया जिसका नाम रखा गया था लफेद फायर। ठीक है। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना 1943 में। प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट विलेम वैन गो किस देश के थे?
तो नीदरलैंड के थे। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष रहे, दिल्ली अधिवेशन 1923 में दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था। अगला कह रहा है कि गुंदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित है? गुंदेचा भाई का संबंध हो जाता है ध्रुपद से। उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो तबला से है। विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है, वह कौन सा अवतार था? तो वराह अवतार था, वराह अवतार है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग का अप्रैल 2023 का जो सार संग्रह है प्रतियोगिता दर्पण से वो भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्वेश्चंस कैसा लगा आज का ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादातर लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग बीपीएससी सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए हमारे एप्लीकेशन पे बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। तो जल्दी से जाइए, बहुत ही कम कीमत के साथ अभी आपको वो मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्राइस कभी भी बढ़ सकती है। तो आपको बस यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके लेकर के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करिए एप्लीकेशंस को, लॉगिन करिए और कोर्स के सेक्शन में जा करके आप अपनी पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।